बदले की भावना। फिल्म निर्माता चौधरी साहब कई घंटों से फिल्म के लेखक का इंतजार कर रहे थे, परंतु उन महाशय का कहीं कुछ पता नहीं था। चौधरी साहब ने जब चाय का तीसरा कप खाली करके मेज पर रखा, तो लेखक महाशय चेहरा लटकाए हुए कमरे में दाखिल हुए। निर्माता ने कहा कि एक तरफ आप लोग काम मांगने के लिए सुबह शाम फोन करके सिर में दर्द कर देते हो, दूसरी ओर जब कभी काम के लिए बुलाओ तो आप लोग गायब हो जाते हो। लेखक ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपनी पत्नी को उसके स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया था। पुलिस इंस्पेक्टर 500 रुपए का चालान काटने की जिद पर अड़ा हुआ था। मैं उससे बार बार विनती करके माफ करने के लिए कह रहा था कि इतने में मेरी पत्नी ने उससे कह दिया कि मैं स्कूल में टीचर हूं, कम से कम मेरा तो कुछ ख्याल करो। टीचर का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर के तेवर चढ़ गए और बोला कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक छोटी सी गलती पर टीचर मुझसे एक ही बात 100 बार लिखवाते थे। मैं जब से इंस्पेक्टर बना हूं और चाहे किसी को भी गलती करने के एवज में छोड़ दिया हो, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी टीचर को माफ नहीं किया। इसलिए हाथ जोड़ना छोड़ो और जल्दी से 200 बार लिख कर दिखाओ कि मैं आज के बाद कभी भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। उस इंस्पेक्टर को न जाने टीचरों से क्या चिढ़ थी कि उसने हमारे लाख विनती करने पर भी हमसे 200 बार ये बात लिखवा कर ही हमें छोड़ा। ये सब सुनने के बाद फिल्म निर्माता ने जोर से हंसते हुए कहा कि मैं कई दिनों से अपनी नई फिल्म की कहानी और उसके नाम के बारे में सोच रहा था। आज तुम्हारी इस घटना ने मुझे फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन नाम दे दिया है, और वो है बदले की भावना। अब तुम इस नाम को लेकर एक बढ़िया सी कहानी लिख दो। इस कहानी को दो ऐसे अलग अलग धर्म के परिवारों की कहानी बना दो जो कई पीढ़ियों से एक साथ मिलकर रहते आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के छोटे से झगड़े के कारण दोनों परिवार बदले की आग में जलने लगते हैं। इस आग को इतना भड़काओ कि ये इनके गली मोहल्ले से निकलकर समाज के हर हिस्से में फैल जाए। तुम्हारी कलम से बदले की आग की लपटें इतनी तेज निकलनी चाहिए कि इससे सारे देश में सनसनी फैल जाए। किसी का इस मसले से कुछ लेना देना हो या न हो, लेकिन हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा दिखना चाहिए। सारा देश पुलिस से लेकर सरकार तक से नाराज है। हर व्यक्ति के चेहरे नाराजगी और बदले की भावना से भड़कते हुए दिखने चाहिए। फिल्म निर्माता के विचार सुनकर लेखक गहरी सोच में डूबता चला गया। लेखक को इस तरह गंभीर बैठे देखकर चौधरी साहब ने कहा कि अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप ये एडवांस लो और कहानी लिखनी शुरू कर दो। लेखक को एक लंबे समय के बाद किसी इतने बड़े निर्माता ने कहानी लिखने की पेशकश दी थी, इसलिए वो कुछ भी बोलने से घबरा रहा था। फिर भी उसने थोड़ा साहस जुटाकर निर्माता से कहा कि मैं सोच रहा था कि ये सब तो पहले से ही हमारे देश में हो रहा है। यदि मैं इस तरह की कहानी लिख देता हूं तो ये हमारे समाज में जो थोड़ा बहुत भाईचारा बचा है उसे भी खत्म करने के लिए आग में घी डालने का काम ही करेगी। फिल्म निर्माता ने कहा, तुम ये सब बेकार की बातें भूल जाओ। आज के दर्शकों को यही सब कुछ अच्छा लगता है। हमने समाज सुधार का ठेका नहीं ले रखा। हम फिल्म बनाने में जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम उससे कुछ मोटी कमाई कर सकें। लेखक ने कहा कि जहां तक मैंने जीवन को समझा है, बदले की भावना कभी भी किसी को चैन से नहीं जीने देती। दुश्मनी का बीज एक बार जिसके मन में जन्म ले लेता है, वो इंसान दुनिया के सभी सुखों के बीच रहते हुए भी नर्क जैसा जीवन जीने लगता है। इंसान के अंदर हर प्रकार की भावनाओं में सबसे खतरनाक भावना बदले की भावना होती है। ये एक ऐसी आग की तरह होती है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। बदले की भावना जहां हर किसी के मन में नफरत पैदा करती है, वहीं उसे अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। ये एक ऐसा मानसिक रोग है जिसका सारी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी से पीड़ित खुद को अच्छा साबित करने के लिए अपने दुश्मन के हर अवगुण को बढ़ा चढ़ाकर बुराई के साथ पेश करना शुरू कर देता है। फिल्म निर्माता ने लेखक से कहा कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन तुम्हारी इस फिजूल की कहानी पर करोड़ों रुपए का जोखिम नहीं उठा सकता। लेखक ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि एक बार आप मेरे ऊपर विश्वास करके ये फिल्म बनाओ।
मैं दावे से कहता हूं कि न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कुदरत का करिश्मा कहो या उस लेखक का विश्वास, आज उसकी भविष्यवाणी सच हो गई है और चौधरी साहब सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लेने के लिए जा रहे हैं। न जाने इतनी तरक्की और अच्छे ज्ञान के बावजूद आज हर कोई बुराई तो सुनना चाहता है, परंतु दूसरे की। अच्छाई सुनना चाहता है पर सिर्फ अपनी। ऐसे में जॉली अंकल की आस्था तो यही है कि यदि जीवन में खुश और मस्त रहना चाहते हो तो अपने मन से बदले की भावना के पौधे को सदा के लिए जड़ से खत्म कर दो। आप योगी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, परंतु आप चाहो तो समाज के लिए उपयोगी बन सकते हो। गलती पर गलती। मिश्रा जी पिछले कई दिनों से अपने कुत्ते को घर में अच्छे ढंग से रहने और मेहमानों के सामने अच्छा बर्ताव सिखाने के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे। सुबह शाम कुत्ते के साथ मेहनत करते देख मिश्रा जी की पत्नी ने कहा कि क्यों फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न कर लो, यह हमेशा गलती पर गलती करता ही रहेगा। तुम्हारे लाख चाहने पर भी ये तुम्हारी भाषा नहीं सीख पाएगा। मिश्रा जी ने धर्मपत्नी से कहा कि इंसान को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, इतनी जल्दी घबरा कर हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। मिश्रा जी की श्रीमती ने चुटकी भरे अंदाज में कहा कि लगता है आपने वो कहावत नहीं सुनी कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। मिश्रा जी ने पत्नी से कहा कि जब हमारी शादी हुई थी तो तुम घर में कितने बेढंगे तरीके से रहती थीं। धीरे धीरे मेहनत करके यदि मैंने तुम्हें सुधार लिया है तो ये बेचारा तो छोटा सा कुत्ता है, आज नहीं तो कल ये भी सब कुछ सीख ही जाएगा। अभी ये दोनों अपने अपने तर्क देकर एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि घर के नौकर ने आकर कहा कि एक आदमी ड्राइवर की नौकरी के लिए आया है। मिश्रा जी ने उससे बातचीत करने के लिए उसे अंदर बुला भेजा। अगले ही पल देखने में भला चंगा एक तंदुरुस्त व्यक्ति उनके सामने ड्राइवर की नौकरी के लिए खड़ा था। ड्राइवर के कार चलाने के अनुभव के बारे में बात करने के साथ साथ मिश्रा जी ने उससे पूछा कि गाड़ी चलाते समय गलतियां तो नहीं करते? कहीं ऐसा ना हो कि हम आए दिन अपने सारे काम छोड़कर तुम्हारे चालान भुगतने के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही लगाते रहें। ड्राइवर ने कहा, साहब जी, आज तक तो ऐसी कोई गलती नहीं हुई कि किसी को इस तरह से दिक्कत हुई हो। नौकरी की बाकी शर्तें तय करने से पहले मिश्रा जी ने कहा कि चलो पहले तुम्हारी कार चलाने की शैली को देखा जाए। मिश्रा जी की पत्नी ने कहा कि आपको तो कुछ समझ है ही नहीं, इसके साथ कार की ट्राई लेने मैं जाऊंगी। कुछ देर बाद जब श्रीमती जी घर में हांफती हुई दाखिल हुई तो उन्होंने मिश्रा जी से कहा कि इस आदमी को ड्राइवर नहीं रख सकते। इसने तो आज पहले दिन ही 2-3 बार मेरा काम तमाम करने की कोशिश की है। मिश्रा जी ने कहा कि इतनी जल्दी परेशान नहीं होते, इसे एक मौका और दे दो। ड्राइवर ने बड़ी नम्रता से कहा कि शुरू में मैंने कार थोड़े धीरे से चलाई तो मैडम बोली कि कार चला रहे हो या बैलगाड़ी? इतनी महंगी और बढ़िया कार है, उसे अच्छे से तेज स्पीड से चलाओ। इनके कहने पर मैंने कार की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। हाँ, सड़क पर भीड़ होने के कारण एक दो बार अचानक ब्रेक लगानी पड़ी, जिससे इन्हें शायद थोड़ा बहुत झटका जरूर लगा होगा, लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं थी कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता। ड्राइवर ने मिश्रा जी से कहा कि यदि इजाजत हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? मिश्रा जी ने कहा, हां जरूर पूछो। जब हमने इतने सवाल पूछे हैं तो तुम्हें भी पूरा हक बनता है। ड्राइवर ने कहा, यदि हमारे नेता कोई गलती करते हैं तो उसे कानून मान लिया जाता है। कोई वैज्ञानिक गलती करता है तो उसे दुनिया नई खोज कहने लगती है। किसी मशहूर दर्जी से कपड़े सिलने में कोई गलती हो जाए तो उसे नए फैशन का नाम दे दिया जाता है। किसी अध्यापक से कोई गलती हो जाए तो छात्र उसे नया सिद्धांत मानकर पढ़ने लगते हैं। परंतु जब हमारे जैसा कोई गरीब इंसान गलती करता है तो फिर हमें ही दोषी क्यों माना जाता है? मिश्रा जी समझ गए कि ये ड्राइवर इशारों इशारों में बहुत गहरी बात कह गया है। उन्होंने उसे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहकर बाहर भेज दिया।
अब मिश्रा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने इस ड्राइवर से बातचीत करने के बाद इसे नौकरी पर रखने का फैसला लिया है। ये सुनते ही मिश्रा जी की जोरू ने जहर उगलते हुए कहा कि जो कुछ मैंने आपको कहा है, आप उसकी परवाह करने के बजाय ऐसे खतरनाक ड्राइवर को कैसे नौकरी पर रख सकते हो? मिश्रा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं पहले भी तुम्हें कई बार समझा चुका हूं कि किसी दूसरे को आंकने से पहले कभी खुद को भी आंकने की कोशिश किया करो। कोई भी इंसान उतना बेवकूफ कभी नहीं बनता जितना उस वक्त जबकि वो किसी दूसरे को बेवकूफ बना रहा होता है। इस बात से श्रीमती जी का खून और भी तेजी से खौलने लगा। उन्होंने अपने पति को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि इस ड्राइवर ने चंद मिनटों में आपके ऐसे क्या कान भर दिए हैं कि आपको मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मिश्रा जी ने कहा कि मैं तुमसे आज तक कभी भी बहस में तो जीत नहीं पाया, लेकिन आज इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि तुम खुद को हमेशा हर काम में निपुण समझकर दूसरों में कमियां निकालने में माहिर हो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम अपनी शक्ल को ठीक करने के बजाय आईने को साफ करने लगते हैं। मिश्रा जी की इस कड़वी सच्चाई को देखते हुए जॉली अंकल आपके सामने यही सुझाव रखते हैं कि आप चाहे एक बार नहीं 100 बार गलती करो, परंतु कभी भी एक गलती को दोबारा मत करना। जो कोई गलती से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान नहीं होते, उन्हें जीवन में गलती पर गलती करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यदि दूसरों को परेशानी में देखकर तुम्हें दर्द का एहसास होता है, तो समझ लेना कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। थोथा चना बाजे घना। महक सिंह बरसों पहले अपना गांव छोड़कर शहर में पढ़ाई करने आया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में ही उसे अच्छी नौकरी मिल गई। शहर में घर बस जाने के बाद इसे न तो कभी अपने घर वालों की और न ही कभी अपने गांव की याद आई। आज अचानक अखबार में अपने गांव की कुछ खबर पढ़कर इसके मन में आया कि एक बार चलकर अपना बरसों पुराना गांव देखा जाए। ये साहब अपना कुछ जरूरी सामान लेकर अपने गांव की ओर निकल पड़े। पहले रेलगाड़ी और फिर बस से सफर करने के बाद ये गांव के करीब एक नदी के पास पहुंच गए। महक सिंह को देखकर हैरानी हुई कि आज भी उस नदी को लोग किश्ती से पार करते हैं। आज तक उस नदी पर कोई पुल वगैरह नहीं बना है। महक सिंह भी अपना सामान लेकर नदी के किनारे खड़े होकर नाव का इंतजार करने लगे। इतने में इनकी नजर पास खड़े एक सज्जन पर गई। महक सिंह को याद आया कि ये तो वही अध्यापक हैं जिनसे बचपन में पढ़ना लिखना सीखा था। महक सिंह ने अपना परिचय देते हुए उन्हें नमस्कार किया। महक सिंह ने उनसे पूछा कि आजकल वो क्या करते हैं। उस सज्जन ने जवाब दिया कि वो तो आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं। महक सिंह ने कहा कि आपने अपनी सारी उम्र इसी धंधे में निकाल दी, अब आप अपनी जिंदगी कब बनाओगे? वैसे आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था। बचपन में जिस तरह से आप हमें पढ़ाते थे वो सब कुछ आज भी मुझे याद है। शायद उसी पढ़ाई की बदौलत ही आज मैं शहर में एक बड़े सरकारी पद पर काम कर रहा हूं। इसी के साथ महक सिंह ने शहर में अपने घर, दफ्तर और अपनी हैसियत का बढ़ा चढ़ाकर बखान करना शुरू कर दिया। अभी अपने ओहदे और रुतबे का रौब झाड़ ही रहे थे कि इनके बचपन का एक साथी वहां आ गया। उसने भी महक सिंह की बातों से शहर में उसकी प्रतिष्ठा का अंदाजा लगा लिया। जब कुछ देर तक नाव नहीं आई तो महक सिंह के बचपन के दोस्त ने कहा कि मुझे तो घर जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं तो तैर कर निकल जाता हूं। दोस्त ने महक सिंह से पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? महक सिंह ने कहा कि नहीं, शहर में कभी मौका ही नहीं मिला ये सब कुछ सीखने का। दोस्त ने कहा कि कमाल है, तुम्हें मालूम है कि हर प्रकार का जानवर भी आसानी से तैर लेता है। इसका मतलब तो तुम जानवरों से भी गए गुजरे हो। महक सिंह ने कहा, तुम्हें तैरना आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम बिल्कुल जानवरों की तरह ही हुए ना। इतने में नाविक नाव लेकर इन लोगों के पास आ गया। सामान वगैरह ठीक से रखने के बाद वो नाव लेकर नदी में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर नाव चलने के बाद महक सिंह ने नाव चलाने वाले से पूछा कि कुछ पढ़ाई लिखाई भी की या अनपढ़ ही रह गए। उसने कहा, ज्यादा तो नहीं, कुछ समय तक ही गांव के स्कूल जा पाया था।
फिर रोजी रोटी के चक्कर में नाव चलाने में लग गया। महक सिंह ने उस नाविक से कहा कि इतिहास और भूगोल के बारे में कुछ जरूरी जानकारी है क्या? उस बेचारे गरीब व्यक्ति ने ना में जवाब दे दिया। महक सिंह उससे बोले, इसका मतलब तुम्हारा आधा जीवन तो बेकार हो गया। अच्छा ये बताओ कि हिसाब किताब के बारे में कुछ जानते हो? उसने कहा, जी नहीं, ये सब नहीं सीख सका। अब महक सिंह ने अकड़ते हुए कहा, इसके मायने तो ये हुए कि तुम्हारा 80% जीवन बेकार हो गया। अगले ही पल नदी में तूफान का सा माहौल बन गया और नाव बीच नदी में बुरी तरह से हिचकोले खाने लगी। अब नाविक ने पूछा, साहब जी, आपको तैरना तो आता है ना? महक सिंह ने जवाब दिया, नहीं भाई, मुझे तैरना नहीं आता। नाविक ने कहा, फिर तो आपका सारा जीवन ही बेकार हो गया। महक सिंह ने उसे गुस्से में बहुत कुछ बुरा भला कह डाला। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया और ये लोग नदी के दूसरे किनारे पर ठीक से पहुंच गए। नाव से उतरते समय भी महक सिंह उस नाविक को गालियां दे रहा था। अध्यापक महोदय ने महक सिंह को रोककर समझाते हुए कहा कि इंसान को कोई भी एक विद्या सीखकर घमंड नहीं करना चाहिए। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कला जरूर होती है। जीवन में यदि तुम ऊपर उठना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर से अहंकार को निकालकर खुद को हल्का करो, क्योंकि ऊंचा वही उठ सकता है जो हल्का होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग तुम्हारी तरह ज्ञान की बातें जानते हैं, उन्हें बोलते भी हैं और लिखने में इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस समय तक सच्चा ज्ञानी नहीं बन सकता जब तक वो इन सब बातों पर अपनी जिंदगी में अमल नहीं करता। अध्यापक महोदय के उदाहरण सुनकर जॉली अंकल भी महक सिंह को यही सलाह देते हैं कि जो लोग अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, शायद विद्वान लोगों ने उन्हीं के लिए यह कहा होगा कि थोथा चना बाजे घना। ज्ञानवान इंसान कभी भी अपनी प्रशंसा से न तो पिघलता है और न ही आलोचना से उबलता है। फिर क्या होगा? गुलशन साहब का बेटा 3 साल की पढ़ाई पूरी करके आज कनाडा से वापस आ रहा है। उनकी पत्नी तो न जाने कब से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घर में नौकरों को भी बेटे की पसंद का खाना तैयार करने का हुक्म पहले से ही सुना दिया गया था। जब देर रात बेटा हवाई अड्डे पर पहुंचा तो घर से उसे कोई लेने नहीं आया। आजाद विचार वाला बेटा टैक्सी से अपने घर पहुंच गया। उसकी मां ने बताया कि तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो फैक्ट्री से सीधे एयरपोर्ट चले जाएंगे, लेकिन लगता है किसी जरूरी काम के कारण वो नहीं आ पाए। बेटे ने कहा, अब क्यों चिंता कर रही हो, मैं अपने घर ही तो आया हूं। मां ने कहा कि तुम्हारी पसंद का सारा खाना तैयार है, मैं अभी खाना लगा देती हूं। बेटे ने कहा, "अ, अभी तो मुझे भूख नहीं है, मैं रास्ते में बहुत थक गया हूं, अभी तो मुझे सोना है।" अगली सुबह जब सभी लोग उठ गए तब भी बेटा सो रहा था। गुलशन जी ने पत्नी से कहा कि बेटे को उठा दो, वो रात को बहुत थका हुआ था, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो उसे अभी कुछ देर और सोने दो। पत्नी ने जवाब दिया। ये साहब अपना बैग लेकर फैक्ट्री निकल गए। थोड़ी देर बाद जब बेटा उठकर आया तो उसने पापा के बारे में पूछा। मां ने बताया कि उनकी एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह जल्दी ही चले गए थे। बेटे ने ताज्जुब करते हुए कहा कि कल जब मैं देर रात एयरपोर्ट पर पापा का इंतजार करता रहा तो आपने कहा कि वो जरूरी काम के कारण नहीं आ सके। आज 3 साल बाद मैं घर आया हूं तो वो मुझे मिले बिना ही अपनी फैक्ट्री चले गए। माँ, एक बात समझाओ कि मेरे पापा अपनी कंपनी के चेयरमैन हैं या दफ्तर के क्लर्क? जितनी बड़ी कंपनी वो चला रहे हैं उस हिसाब से उन्हें महीने में अधिकतम 1 या 2 बार अपने दफ्तर जाना चाहिए। मां ने जवाब दिया कि बेटा, जो सारी उम्र नहीं बदले वो अब क्या बदलेंगे? दिन हो या रात, तुम्हारे पापा को तो सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है और वो है उनकी फैक्ट्री। हाँ, अब तू आ गया है तो हो सकता है कि उनका अपनी फैक्ट्री से थोड़ा मोह कम हो जाए। देर रात जब गुलशन साहब वापस आए तो उनका बेटा कंप्यूटर पर अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था। गुलशन साहब ने औपचारिक तौर पर मिलने के बाद उससे कहा कि मैं तो बहुत समय से इस दिन की राह देख रहा था। बेटा, इस दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हो जिसके साथ मैं दिल की हर बात खोलता हूं। तुम्हें एक एक दिन बड़ा होता देखकर मेरे अंदर कई गुना ताकत बढ़ जाती है।
आज मुझे गर्व है कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज से अपनी पढ़ाई में कामयाब होकर लौटे हो। गुलशन साहब जब ये सब कुछ कह रहे थे तो उनके बेटे का ध्यान अपने पापा की बातों में कम और अपने कंप्यूटर में अधिक था। गुलशन साहब ने थोड़ी तीखी भाषा में कहा कि अब ये फालतू के सारे काम छोड़ दो। मैंने फैक्ट्री में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी हुई है। अब जल्दी से अपनी ड्यूटी संभालते हुए मेरे बोझ को कम करने में मेरी मदद करो। अपने पापा की बात सुनने के बाद बेटे ने कहा, यदि मैं भी पैसा कमाने की इस दौड़ में शामिल हो जाता हूं तो फिर क्या होगा? गुलशन साहब ने कहा कि तब तो मैं अपनी कंपनी को देश की नंबर 1 कंपनी बना दूंगा। हर बाजार में सिर्फ हमारी कंपनी का ही बना हुआ माल बिकेगा। बेटे ने थोड़ा सोचने के बाद फिर से अपना सवाल दोहराया, पापा उसके बाद क्या होगा? बेटा, एक बार जब हम सारे बाजार पर कब्जा कर लेंगे तो हर कोई तुम्हें झुक झुक कर सलाम करेगा। दुनिया तुम्हारी इज्जत एक कामयाब सेनापति की तरह करेगी बेटा। जब जेब में बेशुमार दौलत हो तो तुम सारे जमाने पर रौब जमा सकते हो। मीडिया वालों से लेकर हर छोटा बड़ा व्यक्ति तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने और एक झलक पाने के लिए पागल हो जाएगा। पापा, 1 मिनट के लिए मान लिया कि जो कुछ आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं, मान लो शहर के सबसे बड़े चौराहे का नाम बदल कर भी आपके नाम पर रख देते हैं, तो फिर क्या होगा? अब पापा ने कहा, फिर तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम आराम से बैठकर जो कुछ करना चाहो कर पाओगे। बेटे ने कहा, पापा वो सब कुछ तो मैं अभी भी कर रहा हूं। मां ने बेटे को बहस न करने के लिए इशारे से कहा। बेटे ने साफ साफ लफ्जों में मां से कहा कि पापा जिस गलत फहमी में जी रहे हैं वो सिर्फ इनके अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। जितना ये खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, असल में अंदर से उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं। इन्हें जरा अच्छे से समझा दो कि अपनी फैक्ट्री के गुलामों की फौज की तरह मुझे हाँकने की गलती ना करें। ना तो मुझे इनसे कुछ चाहिए और ना ही मुझे ये घर बार छोड़कर जाने में कोई परेशानी होगी। पिछले 3 साल अकेले रहकर दुनिया से इतना कुछ सीख चुका हूं कि अपनी हर परेशानी को खुद हल कर सकता हूं। इतनी बात सुनते ही गुलशन साहब ने कहा कि मुझे तो तेरा व्यवहार देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि तेरे जैसे बेटे के ऊपर एतबार करना ही बेवकूफी है। बेटे के विचारों से ये तो साफ हो गया कि संतोष और सादगी से बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता। भगवान कुछ लोगों को जीवन में कामयाबी, खुशी, शांति जैसे बहुमूल्य खजाने दे देता है, फिर भी ऐसी सोच वाले अपनी भूख और लोभ पर काबू क्यों नहीं रख पाते? जॉली अंकल अब इस बात को सोचने पर मजबूर हैं कि जो लोग इतना कुछ पाने के बाद भी संतुष्ट होना नहीं जानते, फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? इतने बड़े व्यापारी कभी मत बनो कि हंसना ही भूल जाओ। गुलदस्ता। जैसे ही इलाके के लोगों को मालूम हुआ कि चुनावों के लिए मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हर कोई उन्हें करीब से मिलने के लिए जोश में आ गया। अलग अलग मत होने के कारण हर कोई मुख्यमंत्री के ऊपर अपना प्रभाव बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाने की सोचने लगा। कॉलोनी के प्रधान ने शुक्ला जी को भी फोन करके बताया कि आज शाम मुख्यमंत्री हमारी कॉलोनी में पधार रहे हैं। उनके स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। आप जल्दी से मेरे घर चले आओ। शुक्ला जी ने कहा कि ऐसे नेता का क्या स्वागत करना जो 5 साल में एक बार शक्ल दिखाता हो। आम आदमी के भले का कोई काम करना तो दूर, उनके दुख दर्द में भी कभी शामिल होते नहीं देखा। प्रधान जी ने कहा कि आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो बड़े ही गांधीवादी सोच के नेता हैं। शुक्ला जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि मैं अच्छे से जानता हूं कि वह कितने गांधीवादी किस्म के नेता हैं। आप शायद नहीं जानते कि इनकी गांधीवादी सोच तो सिर्फ इतनी है कि जनता के किसी काम को मत देखो, जनता की किसी बात को मत सुनो, और जनता चाहे कितना भी चिल्लाती रहे परंतु आप कुछ मत बोलो। आज नहीं तो कल बोल बोल कर अपने आप चुप हो जाएगी। प्रधान साहब ने फिर भी हार न मानते हुए शुक्ला जी को मुख्यमंत्री के स्वागत समारोह की तैयारियां करने के लिए किसी न किसी तरह से मना ही लिया।
जब सभी लोग स्वागत समारोह के प्रबंध करने हेतु पार्क में इकट्ठा हुए तो सबसे पहले इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई कि नेताजी का स्वागत किस प्रकार के फूलों से किया जाए। हर कोई अपनी पसंद के फूलों को लेकर इस जिद पर अड़ा हुआ था कि उसकी पसंद के फूलों से ही स्वागत होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री के सुरक्षा कर्मचारी का फोन आ गया। सुरक्षा कर्मचारी ने प्रधान जी से मुख्यमंत्री के मिलने मिलाने से लेकर उनके बैठने की व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी अच्छे से ली। कुछ देर चर्चा करने के बाद उस अफसर ने कहा कि सुरक्षा कारणों से आपके इलाके से केवल एक ही व्यक्ति नेताजी का स्वागत कर सकता है। इतनी बात सुनते ही मोहल्ला समिति में विवाद और बढ़ गया। इस सारी घटना को दूर से देखते हुए पार्क के माली ने कहा कि आप लोगों के बीच मुझे बोलने का कोई हक तो नहीं है, परंतु मैंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इन फूलों के साथ गुजारा है, इसलिए आपकी समस्या का बहुत ही आसान समाधान बता सकता हूं। कुछ लोगों के मना करने पर शुक्ला जी ने कहा कि आप एक बार उसकी बात सुन तो लो, अच्छी लगे तो मान लेना, वरना जो मन में आए वैसा कर लेना। जब सभी लोगों ने सहमति जताई तो माली ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों को फूलों से इतना प्यार है। अब यदि आप लोग इजाजत दें तो मैं आपके लाए हुए फूलों में से एक एक फूल लेकर इसका गुलदस्ता बना देता हूं। अगर आपको वो अच्छा लगे तो प्रधान जी सभी की तरफ से मुख्यमंत्री का स्वागत उस गुलदस्ते से कर देंगे। माली का ये सुझाव सभी लोगों को काफी पसंद आया। हर किसी ने अपने लाए हुए फूलों में से कुछ फूल माली को दे दिए। कुछ ही देर में माली ने एक बहुत ही शानदार और महकता हुआ गुलदस्ता लाकर प्रधान साहब को पकड़ाया। गुलदस्ते की खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान था कि क्या ये वही फूल हैं जो हम लोग लेकर आए थे। माली ने उन सभी फूलों को उनके रंगों और आकार के हिसाब से इस तरह से संजोया कि वहां बैठा हर व्यक्ति माली की सोच और उसके हुनर की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। कुछ लोग तो इतने हैरान थे कि अलग अलग किस्म के फूलों को मिलाकर क्या सच में इतना हसीन गुलदस्ता बनाया जा सकता है। शुक्ला जी के इलाके में हर धर्म, जाति और मजहब व अलग अलग सोच रखने वाले लोगों के चलते सभी नेताओं ने अपनी सीट पर कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। हर कोई मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करने में जुटा हुआ था। इस बार चुनावों को लेकर सबसे अधिक मुख्यमंत्री तनाव में थे। वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे राज्य का इतिहास गवाह है कि जनता ने किसी भी एक मुख्यमंत्री के सिर पर दोबारा ताज नहीं पहनाया। ऐसे में यहां अनेक वर्ग के लोगों को एक साथ कैसे खुश किया जा सकता है। मन में यही घबराहट लिए जब मुख्यमंत्री जी स्टेज पर आए तो कॉलोनी के प्रधान ने उनका स्वागत उस माली द्वारा बनाए हुए गुलदस्ते से किया। जितनी देर प्रधान जी मंत्री के आदर सत्कार में बोलते रहे, मुख्यमंत्री जी लगातार उस गुलदस्ते की सुंदरता को निहारते रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि बरसों से लगातार राजनीति करने के बावजूद जो बात मैं नहीं समझ सका, वो बात आज आप लोगों द्वारा दिए गए इस गुलदस्ते ने एक पल में समझा दी है। यहां आने से पहले मुझे यही चिंता सता रही थी कि यदि इस इलाके के हिंदू लोगों को खुश करने के लिए मंदिरों में जाता हूं तो सिख वर्ग नाराज हो जाएगा। अगर इन दोनों को किसी तरह से खुश कर भी लेता हूं तो मुसलमान मतदाता मेरा साथ छोड़ जाएंगे, जबकि मैं सच्चे दिल से आप सभी की सेवा करना चाहता हूं। आज आपके इस गुलदस्ते ने यह साबित कर दिया है कि यदि हम लोग अपनी जात पात, रंग भेद, छोटे बड़े के फर्क को भूलकर एक हो जाएं, तो हम अपने समाज में वो चमत्कार कर सकते हैं जिसे देखकर सारी दुनिया को आश्चर्य होगा। अंत में एक बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब कभी हम नेक राह पर चलना शुरू करते हैं तो कुदरत भी हमारा साथ देती है। मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनकर जॉली अंकल कुछ भी सीख देने के बजाय केवल इतना कहते हैं कि यदि हमारी सोच सकारात्मक हो तो फिर एक गुलदस्ता भी हमारे मन के सभी संदेह मिटाकर हमारे जीवन के हर पहलू को
प्यार की महक से महका सकता है। अच्छे समाज की कल्पना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात यह है कि अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग करना। अभी आपने सुनी जॉली अंकल द्वारा रचित कहानियां जो जीना सिखाएं, बाबला कोछड़ की आवाज में।